आज का हमारा सत्र है माइंड पावर फॉर मटेरियलाइजेशन। सबसे पहले मैं कुछ विशेष तथ्य मन के बारे में आपसे शेयर करना चाहूँगी। कुछ ऐसी बातें जो इतिहास में हुई हैं। मई 6, 1954 की बात है, जिसके पूर्व क्या होता था, जो एथलीट्स थे उनके मन में भ्रांति बनी हुई थी कि हम 1 माइल को 4 मिनट से कम समय में पूरा नहीं कर सकते। वी कैन नॉट कवर 1 माइल इन लेस देन 4 मिनट्स। तभी एक महानुभाव आए, एक बहुत बड़े एथलीट जिनका नाम था रॉजर बैनिस्टर, और 6 मई 1954 के दिन उन्होंने इस रिकॉर्ड को ब्रेक किया। उन्होंने 1 माइल कवर की लेस देन 4 मिनट्स पे, और उन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब उन्होंने ये वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया तो उनका तो रिकॉर्ड स्थापित हुआ ही हुआ, उनके साथ अनेकानेक एथलीट्स ने भी इस रिकॉर्ड में अपना अपना नाम दर्ज करा दिया। सिमिलरली 1970 की बात है, एक रशियन वेट लिफ्टर थे। वहां तब भी ऐसी भ्रांति चलती थी कि कोई वेट लिफ्टर अपने सर के ऊपर इस तरह से वेट लिफ्टिंग करके 170 पाउंड के ऊपर नहीं उठा सकता। तभी एक बहुत बड़े वेट लिफ्टर आए, रशियन वेट लिफ्टर एलेक्सिफ वैसिलोव एलेक्सिफ, और उन्होंने 1970 में 170 पाउंड के ऊपर अपने सर पर उठा लिया। और जैसे ही उन्होंने इस रिकॉर्ड को पाया, अनेकानेक एथलीट्स आ गए जिन्होंने भी इस रिकॉर्ड को प्राप्त कर लिया। तो ऐसा क्या हुआ इन सारे इंसिडेंट्स, और इस तरह से बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं, मैं तो 2 ही शेयर कर रही हूँ। इनफैक्ट अगर हम अपने लाइफ में भी झांकेंगे तो हम कई सारी बातों को ऐसा पाएंगे कि बहुत चीज़ हम सोचते नहीं हो रही है, फिर कुछ ऐसा होता है एंड सडनली पता नहीं कहाँ से एक अदृश्य अभूतपूर्व शक्ति हमारे अंदर आ जाती है और हम इसे अचीव कर लेते हैं, हमें भी समझ नहीं आता कि हुआ कैसे। तो क्या ऐसा हुआ, कुछ मैजिक हुआ कि भाई गिली गिली गू, टिक टैक टू, कुछ ऐसा कुछ मंत्रोच्चारण हो गया, कुछ मैजिकल कुछ पावर्स आ गए कि लोगों ने वो अचीव कर लिया, कि लोगों की फिजियोलॉजिकल कुछ चेंजेस हो गए, बॉडी में कुछ चेंजेस आ गए जिससे ये अचीव हो गया? ऐसा सही बोले तो कुछ भी नहीं हुआ। नथिंग 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 नथिंग। क्या हुआ? सिर्फ एक चीज हुई, और वो ये चीज हुई कि उन्होंने अपने मन के अंदर जो एक लिमिटेशन बांध के रखा था कि दिस इज नॉट पॉसिबल, मैं नहीं कर सकता, जैसे ही एक इंसान ने एक कदम आगे बढ़ाया और उस लिमिटेशन को तोड़ा, तो सबको लगा कि यस दिस इज पॉसिबल। और जैसे ही उनके मन ने ये सिग्नल ट्रिगर कर दिया कि दिस इज पॉसिबल, ये हो सकता है, उनकी बॉडी ने वो कार्य कर दिखाया। बहुत सिंपल, कुछ नहीं, कोई मैजिक नहीं, कोई तंत्र मंत्र नहीं, कुछ नहीं। क्या हुआ? मन ने शरीर को कहा ये हो सकता है और शरीर ने कर डाला। तो मन की शक्ति जो है वो बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत पावरफुल शक्ति है। हमारा शरीर जो भी कार्य करता है या करना चाहता है वो सिर्फ और सिर्फ मन के आदेशानुसार करता है। मन जो डायरेक्शन देता है शरीर उसी प्रकार से कार्य करता है। मन कहता है नहीं हो सकता तो शरीर आराम से बैठ जाता है, भाई हो ही नहीं सकता। और मन में जैसे ही इस तरह का एक उत्साह आ जाता है कि ये पॉसिबल है, ये हो सकता है, शरीर जी जान लगा देता है और उसे प्राप्त करके ही छोड़ता है। तो मन की शक्ति जो है वो सबसे बड़ी शक्ति है। हमारा पूरा अस्तित्व मन की शक्ति पर ही आधारित है। मन जिस तरह से सोचता है, जिस तरह की फीलिंग्स लाता है, जिस तरह के इमोशंस लाता है, जिस तरह के थॉट प्रोसेसेस लेके आता है, हम उसी के अनुसार अपना कार्य करते हैं और अपने जीवन में सक्सेस या फेलियर को प्राप्त करते हैं, सुख या दुख को प्राप्त करते हैं। लेकिन हम इस मन की शक्ति के बारे में अवगत ही नहीं हैं। रिसर्च द्वारा पाया गया है कि हम मात्र 4%, ओनली 4% ऑफ माइंड पावर को यूज कर पा रहे हैं।
और ये 4% में भी मेजॉरिटी नेगेटिव प्रोग्रामिंग से भरी पड़ी है। हमारे फियर्स, हमारे फोबियाज, हमारे रॉन्ग बिलीव्स, हमारे लिमिटेशंस, हमने इन्हीं सब चीजों से अपने मन को भर के रखा है। तो हम यूज कर रहे हैं खाली 4%, और ये 4% में भी हमने अपने आप को बहुत लिमिट कर लिया है। जो सबसे इंटेलिजेंट पर्सन इस दुनिया में माने जाते हैं, वन ऑफ देम इज आइंस्टाइन। तो आइंस्टाइन ने अपने मन की शक्ति को 8% तक यूज किया। सोचिए, सिर्फ 8%, और 8% में वो दुनिया के सबसे बड़े बुद्धिजीवी माने जाते हैं। और हम जो एवरेज इंसान हैं वो 4% के करीब उसे यूज करते हैं। तो सोचिए, मन की शक्ति कितनी बड़ी शक्ति है, और उस शक्ति का कितना छोटा सा अंश हम यूज कर रहे हैं, और उस छोटे से अंश को भी यूज करने का तरीका हमें ठीक से नहीं आता, हम उसे रॉन्ग तरीके से यूज कर रहे हैं। हम जब मार्केट जाते हैं, हम जब सोचते हैं कि हमें कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदना है, हमें मोबाइल खरीदनी है, हमें लैपटॉप खरीदना है, हमें टैब खरीदना है, फ्रिज खरीदना, माइक्रोवेव खरीदना है, टीवी खरीदनी, कुछ भी खरीदना है, तो हम कितनी मेहनत करते हैं उसके पीछे। हम डिफरेंट ब्रांड्स को इवैल्यूएट करते हैं, 10 दुकानों में जाते हैं, उनसे चर्चा करते हैं, हमारे दोस्तों के पास जिनके पास ये लिया हुआ है उनसे डिस्कस करते हैं भाई किसके फीचर्स बेटर है, कौन सा वैल्यू फॉर मनी है, किस में अच्छे डिस्काउंट्स अवेलेबल हैं, किसकी अच्छी वारंटी है। हम इतनी सारी चीज़ों को इवैल्यूएट करके जाते हैं और खरीद के लेके आते हैं, और खरीदने के बाद भी हम शांति से बैठ नहीं जाते, हम उसके फीचर्स को एक्सप्लोर करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि हम उसको मैक्सिमम तरीके से यूज़ कर सके, उसकी अच्छी सी देख रेख करते हैं। मोबाइल है तो ऐसे संभाल के उसको अपने पास रखते कि भाई हमारा जान, बोलते हैं ना, तोते की जो जान है वो मैने में है, तो उस तरह से हम उसे संभाल के रखते हैं, फिसल ना जाए, स्क्रैच ना आ जाए, स्क्रीन गार्ड लगाते हैं, पीछे से उसमें कुशन्स लगाते हैं ताकि वो सेफ रहे। तो हम इतना केयर करते हैं छोटी सी इलेक्ट्रॉनिक का सामान खरीदने में, बट भगवान ने जो सबसे पावरफुल क्रिएशन किया है, जो सबसे वंडरफुल क्रिएशन, जो सबसे पावरफुल क्रिएशन है, जो इस दुनिया की सबसे बड़ी क्रिएटर की, भगवान की, स्वयं भगवान की, वो हम खुद हैं, वो हम खुद हैं, हम मनुष्य हैं। क्या हमने अपनी शक्तियों को जानने की वो कोशिश की है? क्या हमने अपने आप को पहचानने की कोशिश की है कि हमारे अंदर क्या शक्तियां हैं, हमारे अंदर क्या पावर्स है, हम किस तरह से हम अचीव कर सकते हैं अपनी चीजों की? हमने क्या अपने इंस्ट्रक्शन मैनुअल को पढ़ने की कोशिश की है? मोबाइल के तो इंस्ट्रक्शन मैनुअल को तो हम बिल्कुल रट जाते हैं। हमने क्या अपने इंस्ट्रक्शन मैनुअल को पढ़ने की, क्या उसे खोजने की भी कोशिश की है कि है कहाँ हमारा इंस्ट्रक्शन मैनुअल? हमारे अंदर क्या क्या प्रोग्राम्स अवेलेबल है, उसे क्या हमने इंस्टॉल करने की कोशिश की है? मेरे गुरुजी हमेशा कहते हैं, हम डिलीवर तो हो गए हैं, इस धरती पे आ तो गए हैं, डिलीवरी तो हो गई हमारी, लेकिन इंस्टॉलेशन कब होगा? डिलीवरी तो हो गई लेकिन इंस्टॉलेशन नहीं हुआ। बस अनइंस्टॉल्ड वे में हम ऐसे ही धक्के मार चल रहे हैं कि जिस तरह से हो जाए उस तरह से हो जाए। तो ऐसे नहीं चलेगा। हमें अपने छुपी सारी शक्तियों को समझना बहुत ज़रूरी है, और समझ के हमें अपने जीवन के लक्ष्य, उसके उद्देश्य के ऊपर उसे लगाना पड़ेगा, ताकि हम अचीव कर सकें और अपने जीवन को जैसा चाहते हैं, क्रिएट द लाइफ ऑफ योर ड्रीम्स। आप इस धरती पे दुख भोगने के लिए नहीं आए हो, असफलता प्राप्त करने के लिए नहीं आए हो। मेरे गुरु हमेशा कहते हैं, आप इस धरती पे आए हो सुख की प्राप्ति के लिए, सफलता की प्राप्ति के लिए, सक्सेस प्राप्त करने के लिए, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के लिए। जिस कार्य को करने के लिए आप वहां से निकले थे एक आत्मा के रूप में और इस शरीर को धारण किया, उस कार्य की पूर्ति हेतु आए हो। बट अनफॉर्चुनेटली जैसे ही शरीर में आए हम माया के वशीभूत हो गए, और जैसे ही माया के वशीभूत हुए हम अपने ट्रू नेचर, हम अपने ट्रू चीजों, जो हमारा हमारा जो रियल अस्तित्व, उससे हम दूर हो गए, हम भटक गए। हमें पता ही नहीं हमारे अंदर प्रोग्राम्स क्या है, हम किस तरह से अपनी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, हम किस तरह से अपने आप को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा सत्र है वो इसी पर फोकस्ड है, इसी पर आधारित है कि हमारे अंदर जो सबसे बड़ी शक्ति है वो मन की शक्ति। तो इस मन की शक्ति को हम कैसे प्रोग्राम कर सकें ताकि वो हमारे अनुसार हमारी सफलता, हमारे लक्ष्य, हमारी खुशी, हमारे ब्लिस,
उस दिशा पर आगे बढ़ सके। तो अगर हमें मन की प्रोग्रामिंग करनी, मन मतलब माइंड, अगर हमें माइंड की प्रोग्रामिंग करनी है, मन की प्रोग्रामिंग करनी है, तो हमें पहले समझना होगा कि वो कार्य कैसे करता है, वो वर्क कैसे करता है। तो जैसा कि कंप्यूटर है, कंप्यूटर कैसे काम करता है, हम उसमें इनपुट करते हैं कीबोर्ड के द्वारा, माउस के द्वारा, या मोबाइल है हम उसमें इनपुट करते हैं कीपैड के द्वारा इनपुट करते हैं। उसके अंदर एक प्रोसेसर छुपा हुआ है, मदरबोर्ड, सीपीयू, प्रोसेसर सब है जो उसकी प्रोसेसिंग करता है, और प्रोसेसिंग करके जो रिजल्ट है वो हमें डिस्प्ले होता है स्क्रीन पर, या फिर हम चाहें तो उसके प्रिंट आउट निकाल लेते हैं, या हम स्पीकर से सुन सकते हैं, वॉट। तो एक इनपुट हो रहा है, प्रोसेसिंग हो रही है, और आउटपुट हो रहा है। तो जिस तरह से कंप्यूटर है, वैसे हम जो मनुष्य हैं वो करोड़ों सुपर कंप्यूटर से कम नहीं है। हमारे अंदर का जो एक एक न्यूरॉन है, एक एक एटम है, वो एक एक सुपर कंप्यूटर से कई गुना ज्यादा पावरफुल है। हम बने हुए हैं करोड़ों करोड़ों सुपर कंप्यूटर के समान, हम पावरफुल बने हुए हैं। तो हम भी इसी कंप्यूटर की तरह कार्य करते हैं। इनपुट होता है, तो इनपुट कैसे होता है हमारे अंदर? इनपुट होता है हमारे 5 ज्ञानेंद्रियों द्वारा। क्या है हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां? ईयर्स, आईज, नोज, टंग जिह्वा, और स्किन त्वचा। ये 5 जो हमारी ज्ञानेंद्रिय हैं, इससे हम क्या करते हैं? इस संसार के सारे इंफॉर्मेशन को इनपुट करते हैं, और इनपुट करके क्या होता है? फिर प्रोसेसिंग होती है। तो जैसे कंप्यूटर का प्रोसेसर उसका मदरबोर्ड वगैरह वगैरह रहता है, वैसे ह्यूमन माइंड का जो प्रोसेसर है वो है चतुष्टय अंतकरण। हमारे 4 डिमेंशन है माइंड के, चतुष्टय अंतकरण, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। तो मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार के द्वारा प्रोसेसिंग होती है, और जब प्रोसेसिंग हो जाती है तब फिर आउटपुट होता है। तो कंप्यूटर का आउटपुट होता है ज्यादा करके उसकी स्क्रीन पर। हमारा आउटपुट होता है हमारे 5 कर्म इंद्रियों द्वारा। क्या है हमारी 5 कर्म इंद्रियां? हमारे लेग्स, दैट इज पाँव, ऑर्गन ऑफ मूवमेंट, हमारे हाथ, ऑर्गन्स ऑफ ग्रास्पिंग, हमारा माउथ, ऑर्गन ऑफ स्पीच, हमारा एनस जिससे हम एक्सक्रीट करते हैं, मलमूत्र का विसर्जन करते हैं, ऑर्गन्स ऑफ एक्सक्रीशन, और जेनाइटल्स हमारे जो ऑर्गन्स है जो हमें क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, ऑर्गन्स ऑफ रिप्रोडक्शन। तो इस तरह से हमारी 5 कर्मेंद्रियां हैं, लेग्स, हैंड्स, माउथ, एनस और जेनाइटल्स। पाँव, हाथ, मुंह, एनस और जेनाइटल्स, ये 5 जो कर्म इंद्रियां हैं, इससे आउटपुट होता है। तो बहुत सिंपल वर्किंग है माइंड की। 5 ज्ञानेंद्रियों द्वारा इनपुट हो रहा है, चतुष्टय अंतकरण द्वारा प्रोसेसिंग हो रही है, और 5 कर्मेंद्रियों द्वारा आउटपुट हो रहा है। तो 5 ज्ञानेंद्रियां जो हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, और जो 5 कर्मेंद्रियां हैं जो हमारे ऑर्गन्स ऑफ एक्शंस हैं, इसके बारे में तो भली भांति जानते हैं, मुझे आपको ज्यादा बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो चतुष्टय अंतकरण है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यही सारी प्रोग्रामिंग कर रहा है, यही सारी प्रोसेसिंग कर रहा है। तो आज का जो हमारा सत्र है वो टोटली डेडिकेटेड है चतुष्टय अंतकरण को समझने के लिए, ताकि हम समझ सके कि हमारा माइंड प्रोग्राम कैसे करता है, और वो सारे पॉइंट्स को किस तरह से वो प्रोग्राम करता है, उसे समझ के हम उसे रीप्रोग्राम करेंगे अपने हिसाब से। तो क्या है 4 डिमेंशंस ऑफ आवर माइंड? तो हमारे माइंड का जो 4 डिमेंशंस है चतुष्टय अंतकरण का, तो सबसे पहला है बुद्धि। बुद्धि यानी इंटेलेक्ट। तो बुद्धि क्या करती है? बुद्धि तर्क करती है, बुद्धि लॉजिकल होती है, बुद्धि लेफ्ट ब्रेन ओरिएंटेड होती है। बुद्धि का कार्य है हर समय तर्क करते रहना, सही है गलत है क्या है, बस वो वही करती है। तो बुद्धि के क्या है, कई लिमिटेशंस हो जाते हैं। पहला लिमिटेशन क्या? क्योंकि लेफ्ट ब्रेन ओरिएंटेड है, ये सिर्फ तर्क पर बिलीव करती है, इसका आउटपुट क्या होता है, 0 या 1, हाँ या ना। तो ये क्या मिस कर जाती है? ये मिस कर जाती है हमारे राइट ब्रेन को। अगर हम एक फूल लाके देंगे एक बुद्धिजीवी इंसान को, एक इंटेलेक्चुअल पर्सन को, जो साइंटिस्ट तरह के जो लोग होते हैं उनको अगर हम लाके देंगे, तो क्या करेंगे? वो तुरंत उसका चीड़ फाड़ शुरू कर देंगे, उसके पार्ट्स को डिसेक्ट करना चालू कर देंगे, भाई इसमें पेटल्स है, पोलन्स है, इस तरह से सारे पार्ट्स है, स्टॉक है, वगैरह वगैरह वगैरह।
बट वो क्या मिस कर देंगे? वो मिस कर देंगे कि उस फूल में फ्रेग्रेंस भी है, उस फूल में कलर भी है, उस फूल में ब्यूटी भी है, उस फूल की कितनी प्रकार की एप्लीकेबिलिटी है। वो ये सब चीज़ों को मिस कर देंगे, वो सिर्फ उसकी चीड़ फाड़ में लग जाएंगे। और दूसरा क्या, क्योंकि कोई भी लॉजिक का आंसर क्या होता है? 0 या 1 में होता है, हाँ या ना, ब्लैक एंड व्हाइट। बट हमारा जीवन ब्लैक एंड व्हाइट से नहीं चलता, उसमें शेड्स ऑफ ग्रे होते हैं, शेड्स ऑफ ग्रे होते हैं। सो वी मिस ऑन दैट ऑल्सो। और तीसरा क्या? बुद्धि क्या? बुद्धि एक चाकू के समान है, चीरफाड़ कर रही है, खाली चीरफाड़। लेकिन वो चाकू चलती कैसे है? वो चाकू चलती है हाथ के द्वारा। तो वो चाकू बराबर अपना कार्य कर रही है कि नहीं कर रही है, वो टोटली डिपेंड कर रहा है कि वो किसके हाथ में है, वो हाथ कैसा कार्य करा रहा है। अगर चाकू किसी सर्जन के पास में है तो वो जीवन दान दे रही है, वही वो चाकू अगर किसी डकैत के हाथ में है तो वो जान ले रही है। तो चाकू किस तरह से कार्य करती है वो टोटली टोटली डिपेंड करता है वो हाथ के ऊपर, जो हाथ उस चाकू को चलाता है। तो हमारी बुद्धि तो हो गई वो चाकू, नाइफ। हाथ क्या है? हाथ है हमारा अहंकार। क्या होता है अहंकार? अहंकार है मैं, मेरा, एसोसिएशंस, जिससे हम अपने आप को कनेक्ट करते हैं। अहंकार है हमारे संस्कार। कैसे संस्कार? पूर्व जन्म के संस्कार, गर्भ के संस्कार, बचपन में जो हमें एक्सपीरियंसेस हो उसके संस्कार, आज रोजमर्रा के जीवन में जो हमारे इंटरेक्शंस हो रहे हैं, जो हमारे एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, उसके संस्कार। तो हमारे संस्कारों से, हमारे पूर्व कर्मों से बना है हमारा अहंकार। और ये अहंकार क्या करता है? ये अहंकार हमें चश्मा पहना देता है, एक रंगीन चश्मा। अब आप सोचिए कि अगर आप नॉर्मल आंखों से दुनिया को देख रहे हो तो आप एक तरीके से दुनिया को देखते हो, जैसे कि दुनिया है आप उसको वैसे देखते हो। बट जैसे आप एक चश्मा उस पर चढ़ा लेते हो, लाल, पीले, हरे, नीले, काले, अलग अलग रंग के अगर चश्मे चढ़ा लेते हो तो क्या होता है? आपको वही दुनिया कलरफुल दिखने लग जाती है। अगर हरा चश्मा है तो हरी दिखेगी, लाल चश्मा है तो लाल दिखेगी, पीला चश्मा है तो पीली दिखेगी। जिस तरह का चश्मा आप पहनते हैं आपको दुनिया उसी रंग की दिखती है। तो यही हाल हमारे अहंकार का है। अहंकार क्या कर रहा है? अहंकार हमें संस्कारों का, हमारे कर्मों का चश्मा हमें पहना देता है, हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस का चश्मा हमें पहना देता है। तो कोई भी लाइफ में हमें एक्सपीरियंस होता है, हम उसे अनबायस्ड वे में एक्सपीरियंस नहीं कर पाते, हम उसे थर्ड पार्टी पर्सपेक्टिव से नहीं एक्सपीरियंस कर पाते, हम उसे एक निष्पक्ष भाव से नहीं एक्सपीरियंस कर पाते। हम कैसे एक्सपीरियंस करते हैं? हम जैसा चश्मा पहने हुए हैं, जिस तरह के हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं, जिस तरह का हमारा संस्कार है, हम उसी के वशीभूत होकर हम सारी चीजों को एक्सपीरियंस करते हैं। इसलिए सेम सिचुएशन अगर दो इंसान के सामने जीवन में आती है तो दोनों डिफरेंट वे में रिएक्ट करते हैं, दोनों कभी सेम तरीके से रिएक्ट नहीं करेंगे। क्यों रिएक्ट नहीं करेंगे? क्योंकि दोनों के संस्कार डिफरेंट है, दोनों का अहंकार डिफरेंट है। जिसका जैसा संस्कार होगा वो वैसे ही बिहेव करेगा। तो बुद्धि जो है वो टोटली कंट्रोल्ड किससे है? अहंकार से। और अहंकार क्या कर रहा है? अहंकार हमें चीजों को उस तरह से देखने नहीं दे रहा जैसी वो हैं, वो उस तरह से दिखा रहा है जैसा कि वो चाहता है, जैसे कि हमारे संस्कार हैं। तो हम जो इनपुट ले रहे हैं अपना, वो क्या ले रहे हैं? वो टोटली बायस्ड ले रहे हैं। हम जो चीजों को परसीव कर रहे हैं, हम जो चीजों को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, देख रहे हैं, हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स तो बराबर सारे इंफॉर्मेशन पास ऑन कर रहे हैं। लेकिन जब प्रोसेसिंग हो रही है तो अहंकार क्या कर रहा है? उस पर अपना कलर चढ़ा दे रहा है, उस पर अपना कलर चढ़ा दे रहा है। और जैसे ही कलर चढ़ जा रहा है तो क्या होता है? हम चीजों को वैसा नहीं देख पाते जैसा वो है। हमारे जो एक्सपीरियंसेस हैं, हमारे जो संस्कार है, मुझसे वशीभूत होकर देखते हैं तो उसका पूरा पर्सपेक्टिव ही बदल जाता है, उसकी पूरी मीनिंग ही बदल जाती है। एक इंसान है जिसने हमें धोखा दिया कभी, तो मेरे अंदर क्या संस्कार पैदा हो गए? ये इंसान धोखेबाज है। तो जैसे ही मुझे कोई इंफॉर्मेशन उस इंसान के थ्रू आएगी तो मेरा अहंकार क्या करेगा?
तुरंत मेरे मन में एक डाउट क्रिएट कर देगा कि जरूर झूठ बोल रहा होगा, इस पे विश्वास करना ही नहीं है। हम उस बात को अनबायस्ड वे में नहीं लेंगे, हम अपने पूर्व संस्कार, वो चीटिंग वाले संस्कार को एक्टिवेट करके हम उससे लेंगे। वही अगर उस इंसान ने बहुत अच्छा हमारे साथ कुछ किया है, तो जैसे ही हमें उसके पास से कोई इंफॉर्मेशन आएगी, हम ब्लाइंड ट्रस्ट करेंगे, आंख बंद करके उसकी एक एक बात को अक्षर अक्षर मान लेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे संस्कार उसके लिए कैसे हैं? अच्छे हैं, ट्रस्टवर्दी हैं, हमारे मन में कोई डाउट नहीं आएगा। सेम बात दो लोगों से आ रही है, एक ने धोखा दिया, एक ने हमारी हेल्प की। जिसने धोखा दिया हम उस बात को रिजेक्ट कर देंगे, जिसने हेल्प की हम उस बात को ब्लाइंडली फॉलो करेंगे। देखिए, इनपुट एक ही हो रहा है, लेकिन हमारे जो पास्ट के संस्कार हैं वो संस्कार के हिसाब से चेंज हो रहा है, सारी बातें चेंज हो जाती हैं। अब हम आते हैं, हमारा जो मन का तीसरा डायमेंशन है, जो सबसे पावरफुल डायमेंशन है, वो है हमारा मनस। और आज का हमारा सत्र पूरा डेडिकेटेड है मनस को ही समझने में, क्योंकि यहीं पे सारी प्रोग्रामिंग हो रही है। और चौथा है हमारा चित्त। तो चित्त जो है वो थोड़ा सा माइंड पावर के आगे चला जाता है। कभी फिर मौका मिला तो हम चित्त के बारे में और डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर आज हम चित्त के बारे में जाएंगे तो टाइम चला जाएगा। आज हमें फोकस करना मनस पे और माइंड प्रोग्रामिंग पर। तो हमारा मनस जो है वो कैसे वर्क करता है? तो हमारा माइंड प्राइमरीली दो पार्ट में डिवाइडेड है। पहला है हमारा कॉन्शियस माइंड, जो है हमारा चेतन मन। तो कॉन्शियस माइंड क्या करता है? कॉन्शियस माइंड हमारे 5 ज्ञानेंद्रियों द्वारा, क्या है हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां? आंख, नाक, कान, जिह्वा और त्वचा। ये 5 ज्ञानेंद्रियों द्वारा वो इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है। कलेक्ट करके किसके पास भेज देता है? बुद्धि के पास, कि जाओ इसकी प्रोसेसिंग करो। तो बुद्धि के पास प्रोसेस होती है, लेकिन बुद्धि क्या अकेले प्रोसेस कर पाता है? नहीं। बुद्धि तो चाकू है, चाकू को चाहिए एक हाथ उसे चलाने के लिए। तो वो हाथ क्या? अहंकार। तो बुद्धि अहंकार का सहयोग लेकर, इनफैक्ट अहंकार इज द किंग मेकर, बुद्धि तो सेकेंडरी है। बुद्धि राजा जरूर है, बट बुद्धि का जो मेंटर है, बुद्धि का जो मेंटर है, बुद्धि का जो रियल गुरु है, वो है अहंकार। तो बुद्धि अपने गुरु के पास जाता है, बोलता है प्लीज गाइड करो, मैं कैसे प्रोसेस करूं। प्रोसेस तो मैं कर दूंगा, लेकिन कैसे करूं? तो अहंकार अपने जो पास्ट संस्कार है, जो पास्ट कर्मास है, उसके हिसाब से बुद्धि को डायरेक्शन देता है, और बुद्धि और अहंकार मिलकर उसकी प्रोसेसिंग करती है। तो नेचुरली जो प्रोसेसिंग हुई है वो 100% करेक्ट प्रोसेसिंग नहीं है, 100% करेक्ट प्रोसेसिंग नहीं है। कुछ कारण से मुझे उस इंसान से धोखा हो गया होगा, लेकिन जरूरी तो नहीं है कि वो इंसान धोखेबाज है, या हर समय धोखा दिया, या उसने लास्ट टाइम मुझे धोखा दिया तो इस बार भी देगा, राइट? तो ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं जो हम सोचते हैं करेक्ट है, बट वो जरूरी नहीं है कि वो करेक्ट है। बट बुद्धि और अहंकार उसे करेक्ट मान के प्रोसेस करते हैं, और प्रोसेस करके क्या करते हैं? वो कॉन्शियस माइंड को प्रेजेंट कर देते कि ये लो, इनपुट आया, हमने प्रोसेस कर दिया, अब ये आपका जो आउटपुट है रेडी है। और कॉन्शियस माइंड क्या करता है? कॉन्शियस माइंड उस प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन, प्रोसेस्ड डेटा को किसको भेजता है? हमारे सब कॉन्शियस माइंड को, जो है हमारा अचेतन मन। और ये जो सबकॉन्शियस माइंड है बहुत भोला भाला है, बहुत नेक दिल है, बहुत भोला भाला है। मतलब कहते हैं ना कि जो इंसान जितने भोले भाले होते हैं वो उतने दिव्य होते हैं, उतने डिवाइन होते हैं, उतने पावरफुल होते हैं। तो सबकॉन्शियस माइंड का भी वही हालचाल है, वो बहुत भोला भाला है और बहुत पावरफुल है। माइंड पावर का जो 90% पावर है वो सबकॉन्शियस माइंड के पास है, और सिर्फ 10% पावर कॉन्शियस माइंड पर है। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड अपने जो कॉन्शियस माइंड है उसके प्रति टोटली समर्पित है। जो हुक्म मेरे आका, कॉन्शियस माइंड है आका और सबकॉन्शियस माइंड है उसका जिन। तो आका जो इंफॉर्मेशन उसे दे देता है, भोला भाला अचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड उसे उसी तरह से एक्सेप्ट कर लेता है एज इफ इट इज द ट्रुथ। अगर अभी आका बोल दे कि रात के 9:30 बज रहे हैं, तो जिन क्या बोलेगा? जो हुक्म मेरे आका, रात का 9:30 बज गया, और हमें नींद आने लग जाएगी, क्योंकि कॉन्शियस माइंड ने बोला है। वो कभी डाउट नहीं करता कॉन्शियस माइंड पर। बट अनफॉर्चुनेटली कॉन्शियस माइंड जो इंफॉर्मेशन दे रहा है वो करेक्ट है क्या?
वो करेक्ट नहीं है। वो तो वो तो बुद्धि और अहंकार ने प्रोसेसिंग की है, और प्रोसेसिंग करने में सारी मिलावट डाल दी, संस्कारों की सारी मिलावट डाल दी। और वो मिलावटी इंफॉर्मेशन जो है, इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन जो है, वो भोले वाले सबकॉन्शियस माइंड के पास आता है। और सबकॉन्शियस माइंड क्या करता है, वो उसे अपने अंदर रिपीट करता जाता है, करता जाता है, करता जाता है। आप देखेंगे हमेशा आपके अंदर एक सेल्फ टॉक चालू रहता है। वो सेल्फ टॉक क्या है? वो सेल्फ टॉक है सबकॉन्शियस माइंड की सेल्फ टॉक। वो कंटिन्यूअस सेल्फ टॉक करता जाता है, और तब तक करता जाता है जब तक वो जो इंफॉर्मेशन है जो कॉन्शियस माइंड से आया है, वो उसके अंदर स्टैब्लिश ना हो जाए, वो उसका एक पार्ट ना बन जाए, वो उसका एक अभिन्न अंग ना बन जाए, वो उसकी हैबिट ना बन जाए। तब तक वो उसको करता जाता है, वो छोड़ता नहीं। तो सबकॉन्शियस माइंड इज वेरी वेरी पावरफुल। सबकॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड इज वेरी वेरी पावरफुल। वो क्या करता है, कॉन्शियस माइंड जो भी देता है उसको वो 100% ट्रुथ, 100% सत्य मानकर वो उसे एक्सेप्ट कर लेता है और उसे अपना पार्ट बना देता है। एग्जाम्पल के लिए, कभी स्कूल में आपकी टीचर ने आपको कोई आंसर करने बोला होगा और कोई कारण से आप आंसर नहीं कर पाए, तो क्या हुआ, आपके सबकॉन्शियस कॉन्शियस माइंड ने ये मैसेज भेज दिया कि भाई तुमसे आंसर होता नहीं, तुम खड़े होके पब्लिकली आंसर नहीं कर पाते। तो जैसे ही वो सबकॉन्शियस माइंड में गया, सबकॉन्शियस माइंड ने क्या किया, उस प्रोग्राम को अपने अंदर रिपीट कर करके उसको अपनी हैबिट बना ली, उसको अपना एक वो बना लिया, एक हैबिट का पार्ट बना लिया। एंड जब भी उसे मौका मिलेगा कि उसे कुछ प्रेजेंट करना है, उसे पब्लिकली स्पीक करना है, क्या होगा, हमेशा उसका वो मेमोरी एक्टिवेट हो जाएगा। और वो मेमोरी क्या कहेगा, वो मेमोरी कहेगा कि इट इज नॉट पॉसिबल फॉर यू, तुम नहीं बोल सकते। और जैसे वो मेमोरी एक्टिवेट हो जाएगी, क्या वो बोल पाएगा, नहीं बोल पाएगा। या तो सिचुएशन से घबराएगा, भागने की कोशिश करेगा, और अगर मौका भी मिलेगा तो वो फॉल्टर करेगा, उससे हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसकी प्रोग्रामिंग हो गई है, उसकी प्रोग्रामिंग हो गई है। आपने हाथी को देखा होगा, सर्कस में कई बार हाथी होते बंधे होते हैं, और आप पाएंगे कि एक विशालकाय हाथी, विशालकाय हाथी एक पतली सी रस्सी से एक खंबे पे अटका हुआ खड़ा रहता है। और कई बार देखिए हंसी भी आती है कि इतना बड़ा हाथी, जरा सा, मतलब मेहनत करना तो बहुत दूर की बात है, जरा सा हिलडुल भी जाए तो भी वो रस्सी टूट जाए, बट वो इतना शांत खड़ा हुआ है। कारण क्या है? तो उसका कारण है उसकी सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग। जब वो हाथी छोटा था तो इसी रस्सी से, वो इसी खंबे से बंधा हुआ था, लेकिन उस समय क्योंकि वो हाथी छोटा था, ये रस्सी उसके लिए बहुत ज्यादा पावरफुल थी, बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी, और वो इस रस्सी को बहुत कोशिश की, बहुत कोशिश की, और तोड़ नहीं पाया। तो क्या संस्कार उसके बन गए कि वो इस रस्सी को तोड़ नहीं सकता, ये रस्सी उससे ज्यादा पावरफुल है। और ये संस्कार से बनी हुई ये प्रोग्रामिंग सबकॉन्शियस माइंड में चली गई, और जाके क्या स्टैब्लिश हो गया उसके अंदर कि वो रस्सी को तोड़ नहीं सकता, ये रस्सी उससे ज्यादा पावरफुल है। धीरे धीरे वो हाथी बड़ा होता गया और रस्सी ज्यों की त्यों रही। नेचुरली अब हाथी का जो पावर है उस रस्सी के पावर से बहुत ज्यादा है, लेकिन बिकॉज उस हाथी के सबकॉन्शियस माइंड में ये प्रोग्रामिंग अंकित हो चुकी है कि ये रस्सी उससे ज्यादा पावरफुल है, वो उसको तोड़ नहीं सकता, हाथी क्या करता है, वो तोड़ने की कोशिश तक नहीं करता। क्योंकि जरा सा वो अगर एक हल्का सा भी रंच मात्र भी कोशिश कर ले तो भी रस्सी टूट जाए, बट वो कोशिश ही नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसने घुटने टेक लिए हैं। किसके सामने घुटने टेक कर लिए? उसने सबकॉन्शियस माइंड के सामने, उसकी प्रोग्रामिंग के सामने घुटने टेक लिए हैं। तो इस तरह से पता नहीं हमने कितनी चीजों के सामने घुटने टेक लिए हैं, कभी ना कभी इस जन्म में, पिछले जन्म में, गर्भावस्था में, पता नहीं कब, कितने सारे इंसिडेंट्स हमारे लाइफ में हुए हैं, और हमने उन इंसिडेंट को
एक सत्य मानकर अपने सबकॉन्शियस माइंड में उसकी प्रोग्रामिंग को अंकित कर डाला है। और अब हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है वो वही मैसेजेस पास ऑन करता है और हम उस मैसेज के अनुसार कार्य करते हैं। लेकिन सवाल ये है कि कितने दिन तक हम हाथी बने उस पतली सी रस्सी से अटके रहेंगे। हम सब हाथी और हमारे पास अमेजिंग पावर्स है, तो हमें जागृत होने की जरूरत है कि अब हम उस छोटे से बच्चे से हाथी जैसे नहीं हैं कि वो रस्सी ज्यादा स्ट्रांग है और हम तोड़ नहीं सकते। अब हम विशालकाय हैं, हमारे पास बहुत शक्तियां हैं, हमारे साथ बहुत सारे पावर्स हैं, हम दुनिया की सबसे श्रेष्ठ रचना है। तो हमें अपनी ये सारी नेगेटिव प्रोग्रामिंग को, सारे जो रॉन्ग प्रोग्रामिंग हमारे अंदर अनायास रूप से अनकॉन्शियसली हमने अपने अंदर इम्प्रिंट कर दी है इस जन्म में और पता नहीं कितने जन्मों में, क्योंकि हम अपने सारे संस्कारों को लेकर आते हैं। तो आज जो हम आपके सामने बैठे और चर्चा कर रहे हैं, हम अपने सारे संस्कारों को लेकर बैठे हुए हैं और उन संस्कारों में न जाने कितने फियर्स है, कितने फोबियाज है, कितने लिमिटेशंस है, कितने रॉन्ग बिलीफ सिस्टम्स हैं। तो जरूरत है हमें उन सबको तोड़ने की। तोड़ेंगे कैसे? तोड़ेंगे अपनी सबकॉन्शियस माइंड की रीप्रोग्रामिंग करके। तो रीप्रोग्रामिंग करने के लिए हमें सबसे पहले क्या जानना होगा? हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि सबकॉन्शियस माइंड आखिर है क्या। जब हम अच्छे से अपनी सबकॉन्शियस माइंड को समझ सकेंगे तभी हम उसकी प्रॉपरली रीप्रोग्रामिंग कर सकेंगे। तो सबसे पहले हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है वो दिशाहीन है, डायरेक्शन लेस है, बहुत पावरफुल है, वो बहुत पावरफल है, लेकिन वो क्या है? वो एक जिन है। और वो जिन किसके कंट्रोल में? अपने आका के कंट्रोल में है। वो उन्हीं आदेशों का पालन करता है जो उसके आका देते हैं। तो सबकॉन्शियस माइंड टोटली कंट्रोल्ड है कॉन्शियस माइंड के द्वारा। तो जो दिशा कॉन्शियस माइंड उसे प्रोवाइड करता है वो उसी दिशा पर आगे बढ़ता है, उसकी खुद की कोई दिशा नहीं है। वो टोटली 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 कंट्रोल्ड है अपने कॉन्शियस माइंड के द्वारा। दूसरा, जिस तरह से प्रकृति होती है, एक जमीन होती है, किसान क्या करता है? बीज डालता है और बीज डालने के बाद उसकी अच्छी से सिंचाई करता है, और जब बीज डाल के वो सिंचाई करता है तभी पौधे उगते हैं, फूल आते हैं, फल आते हैं, सब्जियां आती हैं, अनाज आता है और हम जो चाहते हैं वो हम प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन सोचिए अगर किसान प्रॉपरली बीज ना डाले या सिंचाई ना करे तो क्या होगा? तो क्या होगा? ऑफ कोर्स जो हम चाहते हैं वो ग्रो नहीं होगा, लेकिन क्या कुछ भी ग्रो नहीं होगा? ऑफ कोर्स नॉट। वहां पे क्या ग्रो हो जाएगा? खरपतवार ग्रो हो जाएगा, वीड आ जाएंगे, जंगली पौधे आ जाएंगे। ग्रो तो होना ही है, प्रकृति का नियम है। खाली कुछ नहीं रहता, खाली कुछ नहीं रहता। अगर भूमि फर्टाइल है, उपजाऊ है, तो वहां ग्रोथ तो होगा। अगर किसान भली भांति उसकी सिंचाई करे, उसमें बीज डाले, तो जो चाहता है वो ग्रो होगा और बेस्ट क्वालिटी का ग्रो होगा। बट किसान अगर उसे ऐसे ही छोड़ दे, केयर ना करे, तो वहां पे जंगली पौधे आ जाएंगे, वीड्स आ जाएंगे, खरपतवार आ जाएंगे। तो हमारा मन उसी समान है। अगर हम अपने मन में कंटिन्यूअसली पॉजिटिव थॉट्स के बीज डालते रहेंगे और उसी के साथ जुड़े रहेंगे तो हम पॉजिटिविटी के साथ कनेक्टेड रहेंगे। लेकिन अगर हम अपने मन को खाली छोड़ देंगे, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, कुछ नहीं, कोई कोई चीज पर फोकस ही नहीं है, उसे बस ऐसे ही एक ऐसे ही छोड़ दिया जाए, केयर फ्री, उसके ऊपर कोई अंकुश ना लगा जाए, उस पर कोई कंट्रोल ना किया जाए मन के ऊपर, तो मन क्या करेगा? मन दिशाहीन दौड़ेगा, बिकॉज डायरेक्शनलेस है। वो दिशाहीन दौड़ेगा और क्या ग्रो हो जाएगा? खरपतवार, जंगली पेड़, जंगली पौधे, नेगेटिव थॉट्स। तो सिंपल, जब हमारा मन कोई चीज के साथ नहीं जुड़ा रहता, क्योंकि मन चंचल है, मन चंचल है, मन शांत नहीं बैठ सकता, वो कुछ न कुछ हर सेकंड करता ही रहेगा। अब ये हम पर डिपेंड करता है कि हम उससे क्या करवाते हैं। हम नेगेटिविटी के साथ उसको जोड़ रहे हैं कि पॉजिटिविटी के साथ जोड़ रहे हैं।
और अगर हम दोनों के साथ नहीं जोड़ रहे हैं, हम चांस पे छोड़ दे रहे हैं, खुद पर छोड़ दे रहे हैं, तो वो ऑटोमेटिकली नेगेटिविटी के साथ जुड़ेगा। तो वो अपने नेगेटिव सेल्फ प्रोग्रामिंग को शुरू कर देगा। खाली जब बैठा रहेगा तो याद आएगा, अरे 3 साल पहले मेरी सहेली ने मुझे क्या बोल दिया था, और उसने ऐसा कह दिया था और वैसा कह दिया था और ये हो गया था और वो हो गया था, उसकी तो ऐसी की तैसी, अभी मैं उसका ये करूंगी और वो करूंगी, ब्ला 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 ब्ला। और फिर मैं सोचती हूँ, मैं ऐसा क्यों सोच रही हूँ? मैं इसलिए सोच रही हूँ क्योंकि मैंने कुछ सोचने का कुछ मटेरियल दिया ही नहीं अपने मन को, उसे छोड़ दिया खुद पे। तो जब छोड़ दिया तो ये प्रकृति का नियम है, लॉ ऑफ नेचर है कि प्रकृति को जब आप खाली छोड़ोगे तो वहां नेगेटिविटी ही पनपेगी, नेगेटिविटी ही पनपेगी। पॉजिटिविटी अगर आपको ग्रो करना है, अगर पॉजिटिविटी की सिंचाई करनी है, तो आपको पॉजिटिव बीज डालने होंगे। कोई बीज नहीं डालेंगे तो वो ऑटोमेटिकली नेगेटिविटी को ही सपोर्ट देगा। तीसरा, सबकॉन्शियस माइंड रियलिटी और कल्पना, सत्य और कल्पना के बीच के डिफरेंस को नहीं समझता। उसे सत्य और कल्पना एक ही लगते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो ब्रेन है उसमें न्यूरॉन्स हैं, और हम जब भी कोई भी कार्य करते हैं वो सारे न्यूरॉन्स एक दूसरे से जुड़ते हैं और एक न्यूरल पाथवे क्रिएट करते हैं। एक पाथवे क्रिएट हो जाता है, न्यूरल पाथवे, और जब जब हम वो कार्य करते हैं वो न्यूरल पाथ एक्टिवेट होता जाता है। तो हम जितने बार वो कार्य को करते हैं वो न्यूरल पाथवे उतना स्ट्रांग होता जाता है और हम उस कार्य में उतने निपुण होते जाते हैं। आप देखेंगे कि जब हम कोई कार्य करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप खाना पकाती हैं, रोटियां बेलती हैं, पहली बार जब आपने रोटी बेली तो थोड़ी आड़ी टेढ़ी हुई, आपको बहुत ध्यान देना पड़ा था कि वो गोल हो, फिर आप बेलन को थोड़ा ऐसे टर्न की वैसे टर्न की ताकि वो अच्छा शेप ले सके। बट अभ्यास करते करते आपको रोटी बेलने का आपका न्यूरल पाथवे इतना स्ट्रांग हो गया, इतना स्ट्रांग हो गया कि क्या हुआ, अब आप और 10 से कार्य करते करते बिना देखे भी अगर आप बेलती हैं तो एग्जैक्ट गोल वही साइज की उतनी सुंदर रोटी बनती है। क्यों? क्योंकि आपका न्यूरल पाथवे एक्टिवेटेड हो गया है, वो स्ट्रेंथन हो गया, वो पावरफुल हो गया है। इसी तरह से हम जीवन में जो भी कार्य बार बार करते हैं वो न्यूरल पाथवे स्ट्रांग होता जाता है और हम उसमें निपुण होते जाते हैं। लेकिन हम सिर्फ उस कार्य को करके निपुण नहीं होते हैं, हम अगर उस कार्य के बारे में कल्पना करेंगे, सोचेंगे, तो भी हम उतने ही निपुण होते हैं। आप अगर रोटी बेलने के बारे में आपने 10 बार रोटी बेली, लेकिन अगर आप 100 बार खाली बैठ के ये विजुअलाइज कर रही हैं कि मैं इस तरह से बेलन को घुमा रही हूं और रोटी ऐसे बिल रही है, तो आपका सेम न्यूरल पाथवे एक्टिवेटेड होता है जो न्यूरल पाथवे रियलिटी में काम करने के टाइम एक्टिवेटेड होता है। प्लीज इस पॉइंट को बहुत 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 ध्यान से सुनिए आप, क्योंकि यही क्रक्स है। हम इसी को यूज करेंगे, हम यही सारे पॉइंट्स को यूज करेंगे अपने माइंड की रीप्रोग्रामिंग के लिए। तो हम सेम न्यूरल पाथवे यूज करते हैं रियलिटी में भी और कल्पना में भी। इनफैक्ट इसके ऊपर बहुत सारे रिसर्च हुए हैं। एक बार एक स्कूल था जहां पे 2 टीम में डिवाइड कर दिया गया बच्चों को, 2 फुटबॉल की टीम, एक फुटबॉल की टीम ए और एक टीम बी। टीम ए को सिर्फ फुटबॉल खेलने की प्रैक्टिस कराई गई और टीम बी को क्या कराया गया, फुटबॉल खेलने की प्रैक्टिस भी कराई गई, और प्रैक्टिस कराने के बाद में सब बच्चों को बैठाया गया, मेडिटेशन कराया गया और आंख बंद करके विजुअलाइज कराया गया सारे मूव्स का, कि बॉल को कैसे किक करना है, किस तरह से डिफेंड करना है, किस तरह से थ्रो करना है, किस तरह से उसे गोल पोस्ट से बचाना है, किस तरह से पास करना है। सारी जो टेक्निक्स हैं उन सबको उन्हें विजुअलाइज भी करवाया गया। एंड दोनों टीम इक्वली गुड टीम थी, कोई किसी से कम नहीं थी, इक्वली गुड टीम थी, दोनों को इक्वल ट्रेनिंग दी गई। बट टीम बी को एक एक्स्ट्रा ट्रेनिंग दी गई, वो है माइंड की ट्रेनिंग, मेंटल ट्रेनिंग। जब मैच हुआ टीम बी का परफॉर्मेंस टीम ए से कई गुना ज्यादा अच्छा रहा। क्यों? क्योंकि टीम बी का जो न्यूरल पाथवे था वो ज्यादा स्ट्रेंथन हो गया था, बिकॉज उन्होंने जो प्रैक्टिस की उस प्रैक्टिस के साथ उन्होंने एक्स्ट्रा प्रैक्टिस, मेंटल प्रैक्टिस की। तो इस तरह से अगर हम कोई चीज को प्राप्त करना चाहते हैं, अगर हम मेंटली भी उसकी प्रैक्टिस करते हैं तो हम उसको अचीव
कर लेते हैं। सो नो डिफरेंस बिटवीन फैक्ट और फिक्शन, सत्य और कल्पना के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है। फिर चौथा, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है बहुत इमोशनल है। अगर मैं आपको कहूं कि आपने 5 दिन पहले क्या किया था बताइए, तो क्या होगा? आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। आप आंसर तो कर दोगे बट थोड़ा सोचना पड़ेगा, और बीच बीच में कुछ पॉइंट आप भूल भी रहे होगे। बट अगर मैं कहूंगी कि आपने अपने पिछले बर्थडे में क्या किया था, तो क्या आपको समय लगेगा मुझे बताने में? बिल्कुल भी नहीं। विद इन सेकेंड्स सारे आंसर आप डिटेल के साथ मुझे बता दोगे। इनफैक्ट मैं इस बर्थडे, क्या मैं बोलूंगी पिछले साल बर्थडे पे, पिछले से पिछले साल, 5 साल पहले, 10 साल पहले, हर बर्थडे पे आपने क्या किया, तो आप उसका बिल्कुल डिटेल्ड डिटेल्ड उसका आप मुझसे इंफॉर्मेशन शेयर कर पाओगे। क्यों? क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड की जो मेमोरी है वो बहुत इमोशनल है। तो जो इंफॉर्मेशन इमोशंस के साथ आता है वो ज्यादा पावरफुली उसमें स्टोर होता है। जितना ज्यादा इमोशन उतना स्ट्रॉन्ग स्टोरेज। तो इसलिए जब हम सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग करते हैं तो हम कोशिश करते, कोशिश नहीं, ये हमें करना ही है कि हम हाईली इमोशनल होके उसके बारे में फील करें। जितने इमोशंस के साथ हम सोचेंगे उतना स्ट्रॉन्ग इम्प्रिंट बनेगा हमारे सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर उस पर्टिकुलर बात का। नाउ सेंसरी, सेंसरी मतलब 5 सेंसेस। तो जो इंफॉर्मेशन 5 सेंसेस के द्वारा, जितनी ज्यादा सेंसेस को यूज करके आती है वो उतनी पावरफुल होती है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक किताब पढ़ते हो और उसी किताब की आप कोई मूवी देखते हो, क्या आपको ज्यादा याद होगा? ऑफकोर्स मूवी। मतलब अगर अभी मैं अपना सेशन बंद करके लोगों को बोलूं कि प्लीज मूवी के डायलॉग सुनाइए, तो शायद 3 घंटे बीत जाएंगे बट लोगों के डायलॉग्स नहीं खत्म होंगे। डायलॉग्स क्या, लोग एक्शन के साथ करके दिखा देंगे, वो प्रॉपर स्टेप्स दिखा देंगे, हर चीज दिखा सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम मूवी देखते हैं तो हमारे 5 सेंसेस उसमें बिल्कुल तल्लीन हो जाते हैं। तो कोई भी इंफॉर्मेशन जब 5 सेंसेस के प्रयोग द्वारा आता है तो क्या होता है, वो उतना स्ट्रांगली इम्प्रिंटेड होता है हमारे सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर में। इसलिए सबकॉन्शियस माइंड उन इंफॉर्मेशन को जो हाईली इमोशनल है और उन इंफॉर्मेशन को जो हाईली सेंसरी है, जो 5 सेंसेस के द्वारा जितना ज्यादा यूज होके आता है, वो उसको उतना स्ट्रांगली स्टोर करता है। नेक्स्ट, विजुअल। अब अगर मैंने आपसे पूछा कि आपने क्या किया था इस बर्थडे में, तो आपको सारी चीजें एक के बाद एक याद आ जाती हैं। और कैसे याद आती हैं आपको? क्या कुछ लिखा हुआ आता है? मैं सुबह उठी थी, उठ के मैंने ऐसे किया था, ब्ला 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 ब्ला। नहीं, आपको याद आता है एक मूवी की तरह। विजुअल, आंखें बंद कीजिए और सोचिए, एक मूवी की तरह चलता जाता है, सीन के बाद सीन, सीन के बाद सीन, सीन के बाद सीन। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड स्टोर कैसे करता है सारी इंफॉर्मेशन को? वो लिख के स्टोर नहीं करता, वो विजुअल्स के फॉर्म में स्टोर करता है। वो विजुअल्स के फॉर्म में स्टोर करता है। बहुत ध्यान से सब चीजों को अब समझिए और अपने अंदर उतारिए, बिकॉज ये सारे पॉइंट्स अब हम रीप्रोग्राम जब करेंगे ना अपनी माइंड को, तो हम यूज करेंगे। नेक्स्ट, लिव्स इन द प्रेजेंट मोमेंट। सबकॉन्शियस माइंड हमेशा प्रेजेंट मोमेंट में जीता है। 10 साल पहले आपकी सहेली ने आपको क्या कहा, अगर आप अभी इस वक्त इस क्षण अगर बैठ के उसके बारे में सोचती हैं और उस न्यूरल पाथवे को एक्टिवेट कर देती हैं, तो क्या होता है, सबकॉन्शियस माइंड उस बात को सोचता है कि वो अभी इसी मोमेंट पे हो रहा है, वो 10 साल पुराना नहीं सोचता। जो कार्य आप जो भी चीज को सोचते हो, फील करते हो, महसूस करते हो, बोलते हो, सुनते हो, कुछ भी करते हो, सबकॉन्शियस माइंड उस क्षण उस प्रेजेंट मोमेंट में उन चीजों को एक्टिवेट करता है, ऐसे कि जैसे वो प्रेजेंट मोमेंट में हो रहा हो। एंड फाइनली, सबकॉन्शियस माइंड की डिक्शनरी में ना शब्द नहीं है, कोई डाउट नहीं है, कोई संशय नहीं है। अगर आप अपने अंदर कोई भी संशय लेके आते हो, कोई भी डाउट लेके आते हो,
तो सबकॉन्शियस माइंड की पूरी प्रोग्रामिंग फेल हो जाती है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कई बार मुझे लोग कहते हैं कि हमने तो बहुत, आपने जैसा बताया उस हिसाब से प्रोग्रामिंग की, सब कुछ किया, लेकिन कुछ हुआ नहीं। तो जब हम उनसे डिटेल में बात करते हैं तो पता चलता है कि वो हमेशा एक डाउट के साथ जीते थे, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, आज तक तो हुआ नहीं, अब होगा कि नहीं होगा, अरे मेरे 2 बार मिसकैरेज हो गए, कहाँ से कंसीव होगा, डॉक्टर ने तो ऐसा बोल दिया है, कहाँ से ये हो सकता है, कैंसर के फाइनल स्टेज में है, डॉक्टर ने तो हाथ खड़े कर दिए हैं, क्या पॉसिबिलिटी है। तो जैसे ही हम डाउट अपने अंदर लेके आ जाते हैं, सबकॉन्शियस माइंड वहां पे घुटने टेक देता है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड को डाउट नहीं समझ में आता, वो डाउट के साथ कार्य नहीं कर सकता। वो तभी कार्य करता है जब आप फुल ट्रस्ट, कमिटमेंट, समर्पण, निष्ठा के साथ में कार्य को करते हो। तो ये है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। मैं चाहूंगी आप लोग सब इसका स्क्रीनशॉट एक ले लीजिए प्लीज, क्योंकि ये ही कुछ पॉइंट्स हैं जो आपके जीवन को बदलने वाले हैं। अब जब हम इन पॉइंट्स को लेके अपनी रीप्रोग्रामिंग करेंगे तो आपके लाइफ में जो जो चीज आप नहीं प्राप्त कर पा रहे थे वो सब प्राप्त करने में सक्षम हो सकोगे। नाउ वर्किंग ऑफ द माइंड। तो सबसे पहले अब इसी को मैं एक डायग्रामेटिकली आपको एक्सप्लेन कर रही हूं कि कॉन्शियस माइंड क्या कर रहा है। कॉन्शियस माइंड 5 सेंसेस से, 5 ज्ञानेंद्रिय द्वारा वो इंफॉर्मेशन को एनवायरमेंट से लेता है, लेके कहां भेजता है, वो कॉन्शियस माइंड के पास, वो मतलब 5 सेंसेस कॉन्शियस माइंड कलेक्ट करता है और वो भेजता है इंटेलेक्ट के पास में, जो हमारे अहंकार, ईगो के साथ मिलके उसकी प्रोसेसिंग करते हैं। और जब वो प्रोसेसिंग हो जाती है तो यह इंफॉर्मेशन चला जाता है हमारे सबकॉन्शियस माइंड के पास में, और वो वहां पर विजुअल्स और इमेजेस के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। और जो इंफॉर्मेशन जितना ज्यादा इमोशनल होता है और जितना ज्यादा सेंसरी होता है, 5 सेंसेस को यूज करके बनता है, वो उतना स्ट्रांगली इम्प्रिंटेड होता है हमारे सबकॉन्शियस माइंड की मेमोरी में। और फिर जब जब हम उस न्यूरल पाथवे को एक्टिवेट करते हैं, वो हमारी सबकॉन्शियस माइंड की मेमोरी से वो बात एक्टिवेटेड होती है और वो इस तरह से हमारे सामने प्रकट होती है। तो इस तरह से हमारा जो माइंड है वो वर्क करता है। तो अभी तक हमने समझा कि हमारा माइंड वर्क कैसे कर रहा है, और चूंकि हम आज तक इसकी वर्किंग को जानते नहीं थे, हम इसके खुद के हाल पर छोड़ चुके थे, तो जैसे इसको प्रोग्राम करना अपना कर ले। तो बाई चांस की बात है, तो बाई चांस कुछ कुछ प्रोग्रामिंग हमारी लाइफ की बहुत अच्छी हो गई, जिसके कारण हम बहुत अच्छा कुछ अचीव कर लिए, और बाई चांस कुछ कुछ प्रोग्रामिंग हमारी लाइफ की खराब हो गई, जिसके कारण हमारी लाइफ में दुख है, पीड़ा है, फेलियर्स है। लेकिन अब हम बाई चांस पे चीजों को नहीं छोड़ेंगे, अब हम बाई चॉइस से हर चीज को प्राप्त करेंगे, और बाई चॉइस से अब हम अपनी इस सबकॉन्शियस माइंड को अब हम रीप्रोग्रामिंग करेंगे जिस तरह से हम चाहते हैं, ताकि हमारे जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, उपलब्धि, ये सब हमारे जीवन में आ सके। तो हाउ टू टैप इनटू योर सबकॉन्शियस माइंड, हम अपने सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग को कैसे कर सकते हैं, अब हम उसको समझेंगे। तो इसमें सबसे पहला जो बात है वो ये है कि जो फर्स्ट पॉइंट हमने सबकॉन्शियस माइंड के कैरेक्टरिस्टिक में समझा था, वो था सबकॉन्शियस माइंड डायरेक्शनलेस है, वो पूरा कंट्रोल्ड है किससे, कॉन्शियस माइंड से। तो कॉन्शियस माइंड है आका और सबकॉन्शियस माइंड है जिन। तो आपको लगता है कोई भी आका, कोई भी मालिक अपने जिन को किसी के हवाले करेगा, जो जिन एक्चुअल में ज्यादा पावरफुल है उससे आका तो खाली 10% पावरफुल है, वो सारी पावर उसकी कहाँ लाई कर रही है, उसके जिन में जो 90% है। तो कभी भी कोई अपना कंट्रोल देगा आपको, नेवर, नेवर एवर। कभी भी ये सोचना भी बेवकूफी है
कि वो आका अपना जिन आपको गिफ्ट कर देगा। वो बेवकूफ थोड़ी ना है। आप करोगे क्या? आप भी नहीं करोगे। तो जब आप नहीं करोगे तब कैसे एक्सपेक्ट करते हो कोई और करेगा? तो सिंपल सी बात है, हमें क्या करना है? हमें बाईपास करना है। हमें आका को बाईपास करना है और बाईपास करके हमको डायरेक्टली सबकॉन्शियस माइंड में एंटर कर जाना है। दिस इज द ओनली ट्रिक, ओनली ट्रिक। इसके अलावा कुछ भी पॉसिबल नहीं है। उसके अलावा कुछ भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर हम सीधे रास्ते चलेंगे तो क्या होगा? सीधे रास्ते चलने में वही इंटेलेक्ट, वही अहंकार के संस्कार, और अहंकार के संस्कार क्या करेंगे? सब चीज में मिलावट डाल देंगे। कभी हमको उस बात से ऊपर आने ही नहीं देंगे कि हम ये चीज को अचीव कर सकते हैं। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें इसे बाईपास करना है। और बाईपास कैसे करेंगे हम? अल्फा मोड में जाके। अभी अल्फा मोड है क्या? हमारा ब्रेन डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज पे वर्क करता है। तो दो मेजर फ्रीक्वेंसीज है हमारे ब्रेन की, एक अल्फा फ्रीक्वेंसी, एक बीटा फ्रीक्वेंसी। तो हम हमारा जो कॉन्शियस माइंड है, चेतन मन जो है, वो बीटा फ्रीक्वेंसी पे वर्क करता है। वो क्या करता है? वो हमेशा बीटा फ्रीक्वेंसी क्या है? बीटा फ्रीक्वेंसी हायर फ्रीक्वेंसी है। तो हमेशा जो संसार में जो हम कार्य करते हैं ना, हम जब इस संसार में रह के अभी जो हम एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, ये सब बीटा फ्रीक्वेंसी में है। जब हम सांसारिक कार्य में लगे रहते हैं तो हमें बीटा फ्रीक्वेंसी में ही जीना पड़ता है। और कॉन्शियस जी, उस टाइम 10 मिनट ही बचा है हमारे पास। कुछ जिज्ञासा समाधान भी, आज बहुत सारे लोगों की जिज्ञासा भी हो सकती है। बहुत तो अंकल आई एम सॉरी, बहुत इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये बहुत बढ़िया, बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ थैंक रहा यू है, लेकिन सो समय मच। की सीमा भी है हमारे तो साथ। जिज्ञासा समाधान कभी भी हो सकते हैं, लेकिन जब तक हम चीजों को जी समझेंगे नहीं तो जी, जिज्ञासा हमेशा प्लीज जिज्ञासा कंटिन्यू। रहेगी। तो मैं कुछ चाहूंगी प्रैक्टिकल भी, इसको कुछ कंप्लीट। प्रैक्टिकल भी बताएंगे क्या? नहीं, मैं पहले ये कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर उसके बाद ओके, अपने थैंक देखेंगे यू, कैसा क्या थैंक रहता है। फर्स्ट जस्ट ये सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है, बिकॉज अभी तक हमने जितनी भी चर्चाएं की वो सब कहानी थी, बैकग्राउंड। हम समझ रहे थे मन क्या होता है, मन कैसे काम करता है, फिर चतुष्टय अंतःकरण क्या है, बुद्धि क्या है, अहंकार क्या है, कॉन्शियस माइंड क्या है, सब कॉन्शियस माइंड, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। अभी तक तुम खाली बैकग्राउंड बना रहे थे। अब जो हम चर्चा कर रहे हैं वही मेन है कि इसकी प्रोग्रामिंग कैसे करें, इसको प्राप्त कैसे करें। और शायद ये अगर आप समझ लेंगे तो जिज्ञासा आपके अंदर रहेगी ही नहीं। तो मैं चाहूंगी प्लीज, बिल्कुल 10 मिनट का, अगर 15 मिनट भी लगे तो प्लीज बेयर विथ मी, क्योंकि मैं इसको फास्ट ट्रैक करना नहीं चाहूंगी, मैं अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहूंगी। तो जस्ट बेयर विथ मी, आई एम सॉरी। लेकिन आप लोग इसको ध्यान से सुने, क्योंकि ये हमारे जीवन को बदल देगा। तो बीटा मोड और अल्फा मोड, हमारा कॉन्शियस माइंड वर्क करता है बीटा मोड में। वो बीटा मोड क्या है? सांसारिक मोड है। हम संसार में जब भी कोई कार्य करते हैं बीटा मोड में रहते हैं। और अल्फा मोड है हमारा मेडिटेटिव मोड, जब हम बिल्कुल रिलैक्स्ड रहते हैं, एकदम रिलैक्स्ड, जब हमारा मन बिल्कुल शांत रहता है, हमारा शरीर शांत रहता है, हम जब एकदम रिलैक्स्ड उसमें रहते हैं, जब हम सामायिक करते हैं, बिल्कुल मन लगा के मंत्रोच्चारण करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, मौन लगाते हैं, बिल्कुल जब हम एक रिलैक्स्ड फ्रेम ऑफ माइंड में रहते हैं, तब हम होते हैं अल्फा मोड में। तो आई होप आपको क्लियर हुआ। जब हम सांसारिक कार्य में दौड़ भाग कर रहे हैं, चर्चाएं कर रहे हैं, चीजें कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा कर रहे हैं, तो हम बीटा मोड में हैं। और जब हम एक मेडिटेटिव स्टेट में जाते हैं तो हम होते हैं अल्फा मोड में। तो कॉन्शियस माइंड रहता है बीटा मोड में और सब कॉन्शियस माइंड रहता है अल्फा मोड में। तो अगर हमको कॉन्शियस माइंड को बाईपास करके सबकॉन्शियस माइंड में पहुंचना है तो हमें कहाँ जाना होगा? हमें बीटा मोड से मूव करना होगा, किसमें? अल्फा मोड में। प्लेन एंड सिंपल। तो हमारा फर्स्ट स्टेप है कॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करने का, गेट इनटू अल्फा मोड। तो अल्फा मोड में आप कैसे पहुंच सकते हैं? अल्फा मोड में पहुंच सकते हैं प्राणायाम द्वारा, ब्रेथ वर्क। आप देखेंगे जब आप प्राणायाम करते हैं 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट बाद आपका मन एकदम शांत हो जाता है, एकदम शांत, क्योंकि आप अल्फा मोड में एंटर कर चुके होते हैं। बिल्कुल थॉट्स बिल्कुल कम हो जाते हैं, मन एकदम शांत, तल्लीन, एक सच्चित आनंद की अवस्था में होते हैं। तो आप प्राणायाम करके, ब्रेथ वर्क करके आप पहुंच सकते हैं अल्फा मोड में। मेडिटेशन, ध्यान, सामायिक द्वारा पहुंच सकते हैं, रिलैक्स होके पहुंच सकते हैं, मौन धारण करके पहुंच सकते हैं, मंत्रोच्चारण करके पहुंच सकते हैं। तो या तो आप कोई एक टेक्निक यूज करें या कॉम्बिनेशंस ऑफ टेक्निक्स आप यूज कर सकते हैं। और इन सब चीजों के द्वारा
आप अल्फा मोड में पहुंच सकते हैं। मेरी जो 10 दिन पहले, इनफैक्ट 2 वीक्स पहले मेरी जो मंत्र वाला सेशन हुआ था, मैं चाहूंगी आप लोग उसको जरूर देखें, क्योंकि वो और ये सेशन दोनों एक दूसरे के पूरक है। तो उस सेशन में मैंने इस सेशन को रेफर किया, तो इस सेशन में उस सेशन को रेफर कर रही हूँ, क्योंकि अल्फा मोड में पहुंचने के लिए जो हमने मंत्र साधना के तरीके समझे थे वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम सही तरीके से मंत्र साधना करेंगे, ब्रेथ वर्क वगैरह करेंगे, तो हम अल्फा मोड में पहुंच पाएंगे। तो जब आप उस वीडियो को अब आप वापस से देखोगे तो आपको और क्लैरिटी आएगी और आप अल्फा मोड में आराम से पहुंच सकोगे। तो फर्स्ट स्टेप है हमें अल्फा मोड में पहुंचना है, और जैसे हम अल्फा मोड में पहुंचते हैं हम कॉन्शियस माइंड को बाईपास कर जाते हैं, और हम जैसे ही कॉन्शियस माइंड को बाईपास करते हैं हम इंटेलेक्ट को, हम अहंकार को, हम सबको बाईपास कर जाते हैं। अब हमारे पास एक फ्री ग्राउंड अवेलेबल है प्रोग्रामिंग करने के लिए, जिसके में कोई इंटरफियरेंस नहीं है। अभी तक हमारे पास इंटेलेक्ट और अहंकार का बहुत बड़ा इंटरफियरेंस था, जो हमें बार बार चश्मा पहनाए जा रहा था, हम नहीं पहनना चाहते थे फिर भी पहनाया जा रहा था। अब हमारे पास कोई नहीं है जो हमें चश्मा पहनाएगा, अब हम जैसा चाहते हैं हम वैसे अपनी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो सेकेंड स्टेप क्या है? विजुअलाइजेशन। जैसे ही हम अल्फा मोड में पहुंच गए, अब हमें क्या करना है? अपना न्यूरल पाथवे क्रिएट करना है, एक नया न्यूरल पाथवे। वो कहानी खत्म हो गई कि बचपन में मेरे को मेरी टीचर ने कुछ प्रश्न पूछे तो और मैं आंसर नहीं कर पाई थी, खत्म हो गई वो कहानी। अब मैं एक नया शुरू करना चाहती हूं, जिसमें आई एम द बेस्ट स्पीकर इन द वर्ल्ड। जब मैं स्पीच देती हूं और जब मैं सेशंस लेती हूँ तो मुझे स्टैंडिंग ओवेशंस मिलते हैं। जब मैं करती हूँ तो लोग बिल्कुल मेस्मराइज्ड हो जाते हैं, गदगद हो जाते हैं। हर जन यही कहता है कि मुझे लग रहा है कि सिर्फ आप मुझे ही बता रहे हो, और आपने जब वो चीजें बताई है तो मेरी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो गई है एंड मैं एकदम मोटिवेटेड हो गई हूँ उसको करने के लिए। तो क्रिएट, उसको फेंक दीजिए, फॉरगेट। जो टीचर ने क्वेश्चन पूछा था और आपने आंसर नहीं किया था, वो न्यूरल पाथवे पुराना हो चुका है, सड़ गया है, खराब हो चुका है, उसे उठा के फेंकिए। एक नया न्यूरल पाथवे हम क्रिएट करेंगे, एक नया न्यूरल पाथवे। और वो न्यूरल पाथवे कैसा होगा? सक्सेस का होगा। भूल जाइए कि मुझे मेरे मिसकैरेज हुए थे, भूल जाइए। एक नया न्यूरल पाथवे हम क्रिएट करेंगे, जिसमें एक डिवाइन बेबी को हम उसका आह्वान कर रहे हैं, अपने गर्भ में उसको स्थापित कर रहे हैं, और किस तरह से गर्भ में ग्रो कर रहा है, और जब वो पैदा हो रहा है तो एक विशफुल चाइल्ड है, जैसा मैं चाहती थी, डिट्टो डिट्टो डिट्टो, हु बहू, वो वैसा का वैसा बॉर्न हुआ है। क्रिएट दिस न्यूरल पाथवे। क्यों? क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड को फैक्ट और फिक्शन के डिफरेंस नहीं मालूम है, उसे सत्य और कल्पना का अंतर नहीं मालूम है। वो कल्पना को भी सत्य जितना स्ट्रॉन्ग समझता है, और कल्पना के लिए भी वही न्यूरल पाथवे क्रिएट करता है जो वो सत्य के लिए करता है। और जब एक दिन, जब आपके कर्मों की निर्जरा हो जाएगी, और वो एक दिन आएगा जब आपको उसे अचीव करना है, आपने उस न्यूरल पाथवे को इतना अमेजिंगली क्रिएट कर लिया होगा कि वो इस तरह से आगे बढ़ेगा कि आप खुद शॉक्ड हो जाओगे कि ओ माय गॉड, मैं जैसा सोच रही थी वैसा ही हुआ, कैसे हुआ? क्या मैजिक हुआ? कोई मैजिक नहीं हुआ, मैजिक आपने किया। आपने उस न्यूरल पाथवे पे बार बार ट्रैवल कर करके उसे इतना पावरफुल बना दिया कि वो आज सत्य हो गया है, आज वो सत्य हो गया है। तो हमें क्या करना है? हमें सबसे पहले एक न्यूरल पाथवे क्रिएट करना है। और न्यूरल पाथवे कैसे क्रिएट करना है? 5 सेंसेस के द्वारा। जब मैं एक अच्छे स्पीकर का न्यूरल पाथवे क्रिएट कर रही हूं तो क्या 5 सेंसेस हैं? मैं देख रही हूं, माय गॉड, खचाखच भरा है मेरा पूरा स्टेडियम, 1000 लोग हैं एकदम बैठे हुए बिल्कुल तल्लीन कि कब शुरू होगा। मैं आंखों से देख रही हूँ, कानों से मैं तालियां सुन रही हूँ, वाओ, हर बात मैं बोलती जा रही हूँ, लोग तालियां बजा रहे हैं। मैं I can smell the beautiful fragrance around. I can taste that success. तो मैं 5 सेंसेस से मैं उस न्यूरल पाथवे को पावरफुल बना रही हूं, और मैं इमोशंस डाल रही हूं, खुशी के इमोशन, सक्सेस के इमोशन, एक्साइटमेंट के इमोशन, अचीवमेंट के इमोशन, प्रोत्साहन के इमोशन, वो मैं डाल रही हूं। और लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट इसमें मैं क्या कर रही हूं? पूरा ट्रस्ट रख रही हूं कि यस, दिस इज वॉट आई एम, दिस इज वॉट आई कैन अचीव। ये मैं हूं जो मैं अचीव कर सकती हूं।
कर सकती हूँ नहीं, आई एम सॉरी हियर, ये मैं हूं जो अचीव कर रही हूं, कर रही हूं, कर रही हूं, कर रही हूं। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड प्रेजेंट मोमेंट में जीता है, वो ना पास्ट को समझता है ना वो फ्यूचर को समझता है, क्योंकि वो उस न्यूरल पाथवे पर ट्रैवर्स कर रहा है। और जब हम उस जर्नी पे जा रहे हैं तो जर्नी तो उसी क्षण की जर्नी है, ना भूत में हुई थी ना भविष्य में होगी, वो उसी क्षण हो रही है। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। तो आपके जीवन में आप जो भी अचीव है, सपोज आपको एक बहुत सुंदर घर चाहिए, आप चाहते हैं आपका एक बंगला हो, अभी आप रह रहे एक रेंटेड फ्लैट 2 बेडरूम 2 BHK के रेंटेड फ्लैट में रह रहे हैं, बट आप चाहते हैं कि वो 2 BHK का फ्लैट एक 2 मंजिला एक बंगला बने जहां पे गार्डन हो। विजुअलाइज कीजिए, विजुअलाइज कीजिए वो शहर का वो एरिया जहां पे आप वो बंगला चाहती हैं, विजुअलाइज कीजिए कि वो प्लॉट है आपका, विजुअलाइज कीजिए कि वो कितना सुंदर बना है, कैसे वास्तु के हिसाब से आपने बनाया है, कितने बेडरूम्स बनाए हैं, किसका कौन सा बेडरूम है, कैसा है, क्या है, कैसा गार्डन है, किस तरह से आपका जीवन बदल रहा है वहां पे रहकर। आप पांचों सेंसेस से इमोशंस के साथ आप उस प्रोसेस को सोचिए, सोच के उसके सक्सेस को फील कीजिए, और पूरे ट्रस्ट और कमिटमेंट के साथ में, पूरे सरेंडर के साथ में, पूरे बिलीफ के साथ में। जैसे ही आप वो करेंगे तो क्या होगा, वो सत्य में कन्वर्ट होगा, होगा ही होगा, उसे कोई रोक नहीं सकता। बट यस, आपके खुद के कर्म हैं, समय लग सकता है, समय लग सकता है, लेकिन रिजल्ट जरूर मिलता है। समय कितना लगेगा वो डिपेंड करता है आपके कर्मों पर, क्योंकि उन कर्मों पर ना आपका कंट्रोल है ना मेरा कंट्रोल है। एक काम आप कर सकते हो, आप उसको एक्सेलरेट कर सकते हो ज्यादा। मैं हमेशा एक ही बात कहती हूँ, पाप का लाइन है, पुण्य की लाइन है। जिस क्षण पुण्य की लाइन पाप की लाइन से बड़ी पुण्य की लाइन हो जाएगी, उस क्षण आप मटेरियलाइज कर जाओगे, आप जो जीवन में जो प्राप्त करना चाहते हो प्राप्त कर लोगे। तो अगर आप चाहते हो कि फटाफट आपकी पाप की लाइन को बाईपास करे आपकी पुण्य की लाइन, तो आपको क्या करना होगा, पुण्य ज्यादा से ज्यादा करना होगा। तो पुण्य कीजिए, जितना पुण्य कर सकते पुण्य कीजिए, पुण्य कमाइए। पाप किया था इसलिए प्रॉब्लम आई, पुण्य कीजिए और प्रॉब्लम रिजॉल्व होगा। और जब आप इस तरह से अल्फा मोड में जाके विजुअलाइज करेंगे, तब वो बहुत फास्ट ट्रैक जाएगा, क्योंकि आप ब्रह्मांड में वो एनर्जीज को सेंड कर रहे हैं, और ब्रह्मांड में हर तरह की एनर्जी व्याप्त है। संपदाम संपदाम गच्छति, विपदाम विपदाम गच्छति। जब हम सक्सेस के अचीवमेंट की एनर्जी जब हम ब्रह्मांड में भेजते हैं, तो हम उन एनर्जी के साथ अट्रैक्टेड होते हैं और वो एनर्जी को हम अपने जीवन में लेके आते हैं। जब हम फेलियर की एनर्जी भेजते हैं तो हम फेलियर की एनर्जी को लेके आते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें इस तरह से अपने सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग को कर करके हमें सक्सेस की एनर्जी को भेजना है ब्रह्मांड में, ताकि हम वो एनर्जी को खींच के ला सके। और हमको खुद को समझ नहीं आएगा कब हम उस सक्सेस को अचीव कर गए, कब कैसे क्या हो गया, हमें खुद को समझ नहीं आएगा। एक मैजिक लगेगा, मैजिक, योर लाइफ विल बिकम मैजिकल। एंड थर्ड स्टेप क्या है, एफर्मेशंस, ऑटो सजेशंस। आप अल्फा मोड में चले गए, कॉन्शियस माइंड को बाईपास किया, सबकॉन्शियस माइंड में एंटर कर गए, एंटर करके आपने न्यूरल पाथवे क्रिएट किया, इमोशंस के साथ, सेंसरी इनपुट्स के साथ, फुल ट्रस्ट, फुल कमिटमेंट के साथ आपने विजुअलाइज कर लिया। अब विजुअलाइज जब आपने कर लिया, अब आप उसमें न्यू प्रोग्रामिंग डालेंगे। क्या चीज की न्यू प्रोग्रामिंग, जो आप अचीव करना चाहते हैं उसकी। आई एम द बेस्ट स्पीकर, I have a divine baby. I am living in a 2-floor bungalow in this area. जो आप चाहते हैं आप उसकी अभी तक आपने क्या प्रोग्रामिंग कर रखा था, अभी तक था कि पता नहीं, जैसी ही खड़ी होती हूँ पसीने छूटने लग जाते, घबराहट हो जाती है, मेरी बोलती बंद, सब प्रिपेयर करके जाती हूँ लेकिन सब भूल जाती हूँ, सब भूल जाती हूँ, सब भूल जाती हूँ। अभी तक ये प्रोग्रामिंग करके रखी थी, अभी तक क्या प्रोग्रामिंग करके रखी थी, 2 BHK का फ्लैट है मेरा, पता नहीं एकदम परिवार बढ़ता जा रहा है, बेटे की शादी करनी, बेटे की शादी करनी, कैसे होगी, क्या होगा। अभी तक क्या प्रोग्रामिंग करके रखी है, मिसकैरेज हो रहे हैं मेरे, कंसीव नहीं कर पा रही हूँ, क्या करूँ क्या करूँ। तो हमें क्या करना है, हमें इसे चेंज करना है। तो पहले हम उसको विजुअलाइज करके उस न्यूरल पाथवे को क्रिएट करेंगे, और न्यूरल पाथवे को क्रिएट करने के बाद में उसमें हम रीप्रोग्रामिंग करेंगे ऑटो सजेशंस के द्वारा। तो ऑटो सजेशंस के कुछ रूल हैं, जो रूल को आप जानना बहुत जरूरी है। पहला रूल, इट शुड बी पर्सनल, यानी कोई भी हम प्रोग्रामिंग करें वो सिर्फ मेरे बारे में होनी चाहिए।
मैं अपने अलावा और किसी के लिए प्रोग्रामिंग नहीं कर सकती, ना अपने बच्चे के लिए, ना अपने पति के लिए, ना सास ससुर के लिए, ना भाई बहन के लिए। हाँ, मैं उनके लिए क्या करूं, मैं उसकी प्रोग्रामिंग कर सकती हूँ। मैं ये प्रोग्रामिंग नहीं कर सकती कि मेरा बच्चा बेस्ट मार्क्स पा रहा है। मैं ये प्रोग्रामिंग कर सकती हूँ कि मैं अपने बच्चे को बेस्ट तरीके से पढ़ा रही हूँ, बेस्ट ज्ञान दे रही हूँ। आप समझ रहे हैं? क्योंकि हम सब अपने कर्मों के वशीभूत हैं, और मेरा मन है, मेरे बच्चे का मन नहीं है। तो मैं अपने मन में सिर्फ अपने मन की प्रोग्रामिंग कर सकती हूँ, और दुनिया में किसी की भी प्रोग्रामिंग नहीं कर सकती, किसी की भी प्रोग्रामिंग नहीं कर सकती। हाँ, जब गर्भ में आपका बच्चा है तब आप कर सकते हो, क्योंकि आपका मन और उसका मन जुड़ा हुआ है। लेकिन एक बार वो बाहर आ गया तब आप नहीं कर सकते। आई एम सॉरी। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ, प्लीज गर्भ में जो करना है कर लो, जो करना है कर लो, क्योंकि पूरा कंट्रोल आपके पास है। एक बार बाहर आ गया कोई कंट्रोल नहीं है आपका, बिकॉज तब वो एक अलग एंटिटी है। जब तक आपके अंदर है वो आपके अंदर है। तो इसलिए आप सिर्फ अपने लिए पर्सनल पर्सनल सिर्फ आप अपने लिए आई, आपका हमेशा एफर्मेशन आई से शुरू होगा और आई ही रहेगा, यू कभी नहीं होगा। दूसरा प्रेजेंट टेंस, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ क्या समझता है, प्रेजेंट टेंस समझता है। वो ना भूत समझता है ना भविष्य समझता है, वो हमेशा प्रेजेंट मोमेंट में रहता है। तीसरा पॉजिटिव, क्योंकि आप पॉजिटिव ही करना चाहते हो। नेगेटिव करना है तो इतनी मेहनत करने की जरूरत क्या, नेगेटिव तो ऑटोमेटिक हो ही रहा है ना। हम फिर क्यों इतनी मेहनत करें, इतना मंत्र चैंटिंग करें, मेडिटेशन करें, रिलैक्स करें, ब्रेथ वर्क करें, विजुअलाइजेशन करें, इतनी मेहनत कर रहे हैं हम, क्यों कर रहे हैं? ताकि हम पॉजिटिव कर सकें। हम इतना कुछ नहीं कर रहे तो नेगेटिव तो ऑटो मोड में चल ही रहा है, नेगेटिव मोड। तो पॉजिटिव होना चाहिए। चौथा, नो कंपैरिजंस, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा, मेरा मन अलग है, किसी और का मन अलग है। मैं ऐसा कभी नहीं ऐसे कह सकती कि आई विल गेट बेटर मार्क्स देन हिम। नो, आई विल गेट 99 मार्क्स, मैं ये एफर्मेशन क्रिएट कर सकती हूँ। बट माई मार्क्स विल बी बेटर देन माई फ्रेंड, ये नहीं कर सकती। मेरी साड़ी उसकी साड़ी से सफेद हो, ये हम कभी एफर्मेशन कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये लॉ के अगेंस्ट है, ये स्पिरिचुअल लॉज के अगेंस्ट है। स्पिरिचुअल लॉज कभी भी कंपैरिजंस अलाउ नहीं करता है। और मेरा माइंड और उसका माइंड है। क्या पता उसके माइंड ने 100 में 100 प्लान किया हो और आपने 99 प्लान किया। यू नेवर नो। तब कैसे कंपैरिजन, क्या बेसिस आपके कंपैरिजन का? नो कंपैरिजन, आपको सिर्फ अपने लिए ही बनाना है। एंड फिफ्थ, पावरफुल इमोशंस के साथ में आपको बनाना है। जब आप वो कर रहे हो, विजुअलाइज कर रहे हो कि यस आई एम लिविंग इन अ 2 स्टोरीड, मैं 2 मंजिले ब्यूटीफुल सुंदर बंगले में रह रही हूं, तो उस इमोशंस को फील कीजिए, उस बंगले की इमोशंस को। उसके गार्डन में आप क्या एंजॉय कर रहे हैं, उसके फूल की सुगंध को सूंघिए, बर्ड्स के चर्पिंग की आवाज को सुनिए, अपने आंखों से उसके भव्यता को देखिए। आप वहां की जो मिट्टी है उसकी सुगंध को फील कीजिए, अपने 5 सेंसेस से अपने सारे पॉजिटिव हैप्पी इमोशंस के साथ उसको फील कीजिए। जितना फील करेंगे आपका सबकॉन्शियस माइंड उतना स्ट्रांगली प्रोग्राम्ड होगा। तो ये है आपके सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग के बारे में। वेरी सिंपल 3 स्टेप प्रोसेस, वेरी सिंपल। देखा जाए तो बहुत सिंपल है, और अगर नहीं जानो तो जीवन पर जीवन बीत जाता है असफलता और दुखी उसके उसमें। और अगर हम इसके क्रक्स को समझ लेते हैं और उसको अपने जीवन में उतार देते हैं तो आपका जीवन एक मिडास टच बन जाता है। जानते हैं मिडास टच क्या होता है? जो छुओ वो सोना, जो छुओ वो उपलब्धि। कहते हैं ना कि अरे पता नहीं क्या है इसमें, जो काम करती है उसमें सक्सेस पा लेती है। क्या क्या मैजिक है, भगवान की पता नहीं क्या कृपा है इस पे। तो भगवान पे पता है उसकी क्या कृपा है? भगवान पे उसकी ये कृपा है कि भगवान ने उसको सही दिशा दिखा दी है, उसका मार्गदर्शन कर दिया है कि बेटा ऐसे अल्फा मोड में घुस, विजुअलाइज कर, एफर्मेशंस क्रिएट कर और मेहनत कर, जी जान की मेहनत कर। आप अगर सोचोगे ये सब करके बस हो गया, तो नहीं, मेहनत तो करना ही पड़ेगा। बच्चा पैदा हो गया उसके बाद भी उसके पीछे मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत तो करना पड़ेगा। देयर इज नो फ्री लंच इन लाइफ, देयर इज नो फ्री लंच। मेहनत अगर आपको बोलता है, बहुत सारे मैं देखती हूँ एड्स आते हैं कि एकदम शॉर्टकट टू दिस, शॉर्टकट टू दैट, somehow I don't believe in it. I don't believe in it. There is no shortcuts in life. लाइफ अपने पेस से चलता है,
हाँ, उसको हम एक्सेलरेट कर सकते हैं राइट तरीकों के द्वारा, बट हम सोचेंगे कि हम कैंची काट दें और वो काम नहीं करे, वो नहीं चलेगा। काम तो आपको करना ही पड़ेगा, जो आपको कंट्रीब्यूट करना है, बिकॉज देयर इज नो फ्री लंच। और अगर आप कुछ फ्री का प्राप्त करना चाहोगे तो ब्रह्मांड आपसे इंटरेस्ट के साथ उसका रिटर्न लेगा। मैं तो फ्री से बहुत डरती हूँ भैया, मेरे को फ्री कुछ नहीं चाहिए। आई ऑलवेज पे द प्राइस फॉर एवरीथिंग, एवरीथिंग आई पे द प्राइस, एवरीथिंग आई पे द प्राइस। मैं किसी से कुछ फ्री पाना ही नहीं चाहती। क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है कि जो मैं फ्री पाऊंगी मुझे इसे मल्टीपल टाइम इंटरेस्ट के साथ वापस रीपे करना होगा, इस जन्म में या कोई और जन्म में। तो मैं क्यों रीपेमेंट के प्रोसेस में जाऊं? क्यों मैं स्कार्पिंग बैगेज में बंधूं? झमेला ही खत्म, जो लिया उसको दो, लेन देन करो, खत्म करो हिसाब किताब अभी के अभी। क्यों इसमें इंटरेस्ट चढ़ाना? क्यों इसमें बाद में अटकना? राइट? सो ये है आपके सबकॉन्शियस माइंड की टोटल programming. Please take a screenshot of this and start implementing in your life. Now, don't forget, सबसे पहले pure and burning desire. सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग तभी हो सकती जब आपके अंदर एक ज्वलंत इच्छा हो, तीव्र इच्छा कि अगर ये नहीं हुआ तो मेरा जीवन नहीं। जब इस तरह की इच्छा होती है ना, तभी आपके इमोशंस बहुत हाई होते हैं। और बाकी तो मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो ठीक है। जब इस तरह का रिलैक्स एटीट्यूड रहता है तो क्या होता है, तब हम वो इमोशंस नहीं डाल पाते। इमोशंस तो तभी आते हैं जब जीवन और मरण की बातचीत हो जाती है, जब लगता है कि बस यही है, नहीं मिला तो बस जीवन का कोई वैल्यू नहीं। तो वैसा डिजायर जब आएगा आपके अंदर तो ही आप अचीव कर सकोगे, बिकॉज तभी आप वो इमोशन डाल सकोगे। नेक्स्ट, इमीडिएट एक्शन प्लान। इतना कुछ तो आपने कर लिया लेकिन आप कुछ मेहनत ही नहीं कर रहे। अब आपने बंगले के बारे में सोच तो लिया, बट लोगों के प्रपोजल्स आ रहे हैं कि भाई यहाँ पे प्लॉट अवेलेबल है, वो है, ये, आप जाके देख भी नहीं रहे हो, कोशिश ही नहीं कर रहे हो, मेहनत ही नहीं कर रहे हो। आपको स्पीच देनी है बट उसके लिए कुछ आप प्रिपरेशन ही नहीं कर रहे हो, ना कोई रीडिंग कर रहे हो, ना कुछ कर रहे हो, ना अपना नॉलेज गेन कर रहे हो, ना कुछ मेहनत कर रहे हो। तो कुछ होगा क्या? मुंगेरी लाल के हसीन सपने, खाली सपना सपना ही रह जाएगा। वो बस वो विजुअलाइजेशन, अफर्मेशन आपके न्यूरल पाथवे में ही रह जाएगा, वो कभी एक्टिवेट ही नहीं होगा रियलिटी में। तो आपको एक्शन तो लेना ही पड़ेगा। एक्शन इज द अल्टीमेट स्टेप। ये सब आपको हेल्प कर रहा है कि आप अचीव कर सको, बट अचीव करने के लिए आपको स्टेप तो लेना ही पड़ेगा ना। देन कंप्लीट फेथ एंड डाउटलेस माइंड, नो प्लान बी। देयर इज नो प्लान बी। ये ही मुझे यही अचीव करना है, आई वॉन्ट दिस। ये नहीं कि अगर ये नहीं मिला तो ये चलेगा, जैसे ये नहीं मिला तो ये चलेगा, तो आप देखेगा वो चलेगा वाला चीज ही आपको मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपने डाउट क्रिएट कर दिया, सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग फेल हो गई, फेल हो गई। शायद वो दूसरा भी प्लान बी भी मिले कि नहीं मिले, उसमें भी मैं आपको क्वेश्चन मार्क दे रही हूँ। ना प्लान ए मिलेगा ना प्लान बी मिलेगा, कुछ गलती मिलेगा आपको। आई डोंट नो। सो देयर इज नो प्लान बी, नो प्लान बी। आपको वही प्राप्त करना है, बस मुझे यही प्राप्त करना है, बस ठान लो भगवान आपको मुझे देना ही है। और क्यों नहीं मिलेगा? ब्रह्मांड में अनंत है, अनंत अनंत अनंत। तो क्यों नहीं आपको मिलेगा? क्यों नहीं आपको मिलेगा? सिर्फ उस एनर्जी को टैप करना है आपको, भगवान से उसको प्राप्त करना है, वो कर्मों की निर्जरा करनी, उसे प्राप्त करना है। तो क्यों नहीं मिलेगा? जरूर मिलेगा। तो एक डाउटलेस माइंड के साथ, पूर्ण समर्पण के भाव के साथ आपको उसको प्राप्त करना है। एंड फाइनली, बी डिटैच्ड। कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। कर्म करते जाओ, फल की चिंता ना करो। क्योंकि जैसे ही हम फल की चिंता करते हैं, क्या होता है? डाउट्स क्रिएट होने लग जाते हैं। क्या होगा अगर नहीं मिला तो? डाउट। और जैसे ही डाउट होता है सब कुछ फेल हो जाता है। इसलिए हमें सोचना ही नहीं है रिजल्ट के बारे में। मैं मेहनत कर रही हूं, मैं राइट मार्ग पे हूं, मुझे रिजल्ट मिलेगा। अब वो रिजल्ट 1 महीने में मिलता है, 6 महीने में मिलता है, साल भर में मिलता है कि 4 साल में मिलता है, इट इज इमटेरियल, इट डज नॉट मैटर एट ऑल। मिलेगा, आपको जरूर मिलेगा। लेकिन कर्मों की निर्जरा हो रही है आपकी, और आप जितनी मेहनत से कर रहे हो उतनी फास्ट निर्जरा हो रही है। और जिस दिन निर्जरा हो जाएगी उस दिन आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। लेकिन अगर आप हर समय सोचते रहोगे दही जमाने रखा है और बार बार उंगली घुसा के चेक करोगे दही जमा कि नहीं जमा, जमा कि नहीं जमा, जमा कि नहीं जमा, दही कभी नहीं जमेगा। जब उसे शांति से एक जगह छोड़ दोगे और उसके अप्रोप्रिएट टाइम के बाद में जब खोलोगे, देखोगे जमा हुआ सुंदर दही आपके सामने एकदम टेस्टी तैयार है। तो जीवन ऐसा ही है, मेहनत करते जाओ,
कर्म करते जाओ। ये लॉ ऑफ कर्माज है, लॉ ऑफ नेचर है। आप जो बीज डाल रहे हो उसका फल आपको मिलना ही है। लेकिन अगर आप बार बार उस बीज को खोद खोद के चेक करोगे कि कितना ग्रो हुआ, कितना ग्रो हुआ, तो बीज कभी ग्रो नहीं हो सकेगा। उसे छोड़ दो, उसे छोड़ दो। लेकिन उसका मतलब छोड़ दो, इसका मतलब ये मत कि छोड़ दो, अपनी मेहनत कर्म करते जाओ, लेकिन उसके रिजल्ट के प्रति आसक्ति को छोड़ दो, तो आपको बेटर और फास्टर रिजल्ट्स मिलेंगे। तो इसी के साथ आज का ये जो हमारा सेशन था, माइंड पावर फॉर मटेरियलाइजेशन, उसको मैं यहाँ पे पूर्ण विराम देती हूँ। और मैं आशा करती हूँ कि जो भी हमने डिस्कस किया, आई एम श्योर बहुत कुछ आप अपने जीवन में ऑलरेडी कर ही रहे होंगे, और जो और छोटे मोटे आपको थोड़े और पॉइंट्स जो समझ में आए उसे आप प्लीज अपने जीवन में उपयोग करें, क्योंकि ये सार्थक है। जो एक एक शब्द अभी हमने जो चर्चा की, ये ब्रह्मांड का सत्य है, ये होना ही होना है। कोई अगर कहता है कि नहीं हो रहा, पॉसिबल ही नहीं है। आप इस पर बिल्कुल लग जाइए, मेहनत करिए, आपको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। इस जन्म में नहीं मिला तो अगले जन्म में मिलेगा, मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि जर्नी हमारी आत्मा की जर्नी है, शरीर की जर्नी नहीं है। हम अटक कहाँ जाते हैं? शरीर में अटक जाते हैं कि इस जन्म में हमने प्राप्त नहीं किया, लेकिन इस जन्म में शायद कर्म इतने गहरे थे कि इस जन्म में प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन आपकी आत्मा का कर्म, आपका जो कर्म है वो तो कट रहा है, आपको शायद अगले जन्म में मिलेगा। लेकिन मिलेगा मिलेगा, इस जन्म में मिलेगा, अगले जन्म, जब भी डिपेंड करता है आपके कर्मों की गहनता पर, कि आपके कर्म कितने जर्जर है, कितने स्ट्रांग है, उस पर डिपेंड करता है। लेकिन ये सारे स्टेप्स करके जब आप मंत्र और ये सारे जो माइंड पावर की सब चीजों को जब अपने लाइफ में अप्लाई करते हो, तो क्या होता है? तो आपके कर्मों की निर्जरा होती जाती है और आप अपने सक्सेस के और करीब पर करीब आते जाते हो। एवरी डे यू आर फ्यू स्टेप्स नियरर टू योर सक्सेस, फ्यू स्टेप्स नियर टू योर गोल्स। अपने लक्ष्य से आप कुछ कदम और समीप पहुंचते जा रहे हो। तो बस इसी के साथ आप सबको ऑल द बेस्ट। मैं आज के ओम सेशन आराम।